बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। 2 साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारी हुकूमत 186 अरब रुपए के मंसूबे रजिस्टर्ड कर चुकी है, जिनमें से 163 अरब के अलग से मंसूबे पंजाब हुकूमत शुरू कर रही है। 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है और 116 अरब रुपए के नए मंसूबे शुरू होने वाले हैं। बात की जाए पीडीएम की तो उसके मरीम नवाज़ कहती हैं कि हमने अभी बाज़ाब्ता इस्तीफ़े नहीं मांगे, लेकिन इसके बावजूद इस्तीफ़ों के अंबार हमारे घर में लग चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम इस हुकूमत को हर प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन हों या किसी भी जगह पे, हम उनको पूरे तरीके से चैलेंज देंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना मतलूब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है और लोधरा से हैं। उनके साथ हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मिस राबिया बसरी, सदर हैं मेट्रोपॉलिटन रावलपिंडी की विमेन विंग की। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अच्छा, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे डॉक्टर समीना मतलूब से। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख हो रहा है? आप क्या समझती हैं? शेख रशीद साहब ने कहा है कल कि हम नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर रहे हैं। दुआगो हूँ कि ये प्रोग्राम, ये साल हम सब के लिए नेकी और नेकियों का साल हो, तरक्की का साल हो और हमारे हर लिहाज से हमारे मुल्क की हिफाजत का साल हो और सेहत का साल हो। और अब रही बात नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट के कैंसिल होने की, तो ये प्लान दिया किसने? शेख रशीद ने, जो कि शेख चिल्ली ही की तरह का प्लान है। शेख रशीद साहब इस वक्त वजीर दाखिला हैं, ये बात आप ज़हन में रखिए। आई नो, पहले शेख रशीद ही और पीटीआई के लोग ही ये कहा करते थे, क्लेम करते थे कि इनको हमारी हुकूमत, यूके की हुकूमत से बाहमी रजामंदी के साथ इन्हें हम वापस लाएंगे। और अब क्या प्लान बना रहे हैं कि उन्हें वापस नहीं आने दे रहे? ये क्या? अच्छा, ये क्या बात हुई? पीटीआई नवाज शरीफ को वापस नहीं आने दे रही? जब पासपोर्ट आप उनकी नेशनैलिटी ख़त्म करने के चक्कर में फिर रहे हैं, अच्छा। तो फिर वो कैसे वापस आ सकते? अब ये दो मुतजाद बातें, इसके पीछे क्या इनके जहन में चल रहा है वो शायद आप भी ना समझ सके और मैं भी ना समझ सकूं। बात दो मुतजाद बातें मिल गई। कहाँ ये कह रहे थे कि हम यूके की हुकूमत के साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हम इनको वापस लाएंगे, ये हमारे मुजरम है, कौमी मुजरम। देखिए जी, ये मामूली शख्सियत तो है नहीं, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। ये कोई मामूली बात है जो आप कर रहे हैं? और ये आप किसी की, आपको ये राइट कैसे है कि आप किसी को भी डी नेशनलाइज कर दें? ऐसा ही है ना? ये ना ह्यूमन राइट्स में के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, ना आपकी अखलाकियात के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। ये सोच ही नेगेटिव है। नहीं, ये अदालती केस की तनाजुर में तो नहीं वो कह रहे? नहीं, अगर अदालत कहती तो वो साथ में बाकायदा ऑर्डर देती। तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। और ये स्टेटमेंट सबसे पहली स्टेटमेंट और अजीबोगरीब स्टेटमेंट इनके इंटीरियर मिनिस्टर बनने के बाद की। बस अब क्या कहा जाए, हमें तो नवाज शरीफ साहब की सेहत और तंदुरुस्ती चाहिए। अब देखें जी, अगर ये इधर कोई चक्कर चला भी देते हैं तो फिर भी हम कहेंगे कि जी आप वहाँ खुश रहें, आबाद रहें और तंदुरुस्त रहें। वो वहाँ की पुरसुकून लाइफ गुजार रहे हैं। और देखें जी, बात सारी यही है कि 2 महीने पहले ही मुतजाद बातें इनकी कर दी हैं कि कहाँ ये ला रहे थे, कहाँ ये रोक रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो शेख रशीद साहब भी बताएंगे। उनकी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है। राबिया बसरी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बात पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा, मैं भी अपनी पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया को आने वाले नए साल की मुबारकबाद देती हूँ और आप सबको भी इन दुआओं के साथ कि परवरदिगार आलम
इस चैनल को भी आने वाले साल में बेइंतहा पहले की तरह कामयाबियाँ नसीब फरमाए। उसके बाद आपका शुक्रिया, आपने इस फोरम के ज़रिए हमारे ख़यालात जो हैं उनके इज़हार का हमें मौका दिया है। मैं जवाब दूंगी अपनी मोहतरमा बहन का, माशाल्लाह से अच्छी इन्होंने बातें की हैं, बट आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब ये बनता है कि बीइंग अ वर्कर ही, अव्वल तो मैं ये कहूँगी, शेख साहब तक तो बाद में जाएंगे हम लोग, मैं ख़ुद भी ये समझती हूँ कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट कैंसिल हो जाना चाहिए, जो चीज़ें उनकी प्रूफ हो चुकी हैं अभी तक उनका हो जाना चाहिए। और ना सिर्फ ये होना चाहिए बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी पाक एम्बेसी जो है वो यूके के साथ, अगर जैसा कि हमारे फ़ॉरेन के जितने भी हमारे हैं ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे बहुत अच्छा वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो यूके की हुकूमत के साथ मिलके उनकी अपनी पॉलिसीज़ के तहत उनकी अपने जो कवानीन है उसके मुताबिक वहाँ पर भी मेरा ख्याल है कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखें ना, ये चीज़ कोई फ़र्द वाहद नहीं कह रहा, हमारा मुल्क, हमारी अवाम, और फिर अगर वो भी मैं समझती हूँ अगर इनोसेंट है, गलत बोल रहे हैं, अदालतें हमारी क्या कह रही हैं, आप इसकी बिना पे ही सोच लें ना कि क्या होना चाहिए। रही बात शेख रशीद साहिब की, मेरी सिस्टर ने कहा है कि वो शेख जी, वो देखें नवाज़ शरीफ को ये कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल एक हीरो हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि शेख रशीद साहब इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के पसंदीदा एक सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, और उनका ऐसा बयान देना मैं नहीं समझती कि किसी बेवकूफ़ है ये बयान। चले, आपका मौक़िफ़ आ गया। अच्छा ये बताइए, जो हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे थे वो ये था कि 2 साल की कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो निज़ाम है वो हमें चलने नहीं दे रहा, एक सुर्ख फीता है जिसकी वजह से हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो क्या वजह है, आप इस बारे में क्या आपके इस क्वेश्चन के बदले में मैं एक आपको बस सिर्फ इतना ही कहूँगी कि क्या आपको लगता है कि ये कोई गलत बयानी है? ये तो आपके वज़ीर आज़म ने ये बात कही क्वेश्चन है। आपने मुझसे पूछा है तो मैं ये एक ही इसके जवाब में कहूँगी कि अगर हमारे लीडर ने ये कहा है, अगर ये बयान दिया है, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, ओपन है, ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो या दिया भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी खुदा न खास्ता किसी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। यकीनन पीछे कुछ न कुछ वजूहात होंगी, बट चूँकि ये एक इंतहाई ग्रेट लीडर का बयान है, मैं उसके सिलसिले में इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी। और यस, अच्छा चलें, ये बता दीजिए, आटा, चीनी, पेट्रोल, दवाएँ, बिजली, आज ही गैस का सिलेंडर 187 रुपये महंगा हुआ है, पेट्रोल तकरीबन 3 रुपये लीटर महंगा हुआ है जी। क्या वजह है, क्यों नहीं कंट्रोल, महंगाई कम करने के आप लोगों के वादे और सारा कुछ वो क्या बना? देखें जी, जहाँ पर ये मेरा ख्याल है एक नेचुरल बात है कि उनके एक जो उभरता हुआ बहुत ही ज़्यादा फेमस हमारा एक लीडर है जो जिसकी सच्चाई पूरी दुनिया में मानी जा रही है, वो अपने एक मुहब्बुल वतन लीडर मिला है हमें बड़ी दुआओं के बाद। तो जब वो एक अच्छे ट्रैक पे चल रहा है तो मुखालफिन तो डेफिनेटली उनके उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे ना जो अवाम के या उनकी शोहरत के अगेंस्ट आते हैं। अगर ये चीज़ें महंगी हुई हैं तो उसकी ऑन द अदर साइड आप ये देख लें कि उन्होंने इसके लिए और इंतज़ामात कैसे किए हैं। अब इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बाकी और बहुत सारे मराहत देकर अवाम को, अब वो अलग बात है कि अवाम को इतनी गाइडेंस आज से पहले किसी हुकूमत ने दी नहीं कि उनको अपने हकूक़ जो हैं वो लेने आए, लेकिन आप यकीन माने कि ऐसी पॉलिसीज़ बन चुकी हैं और उसके ऊपर वर्क हो रहा है और पूरी सच्चाई के साथ काम हो रहा है। और इसमें कोई एक चीज़ नहीं आती, इसमें आप ये देखें कि अगर एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ खान साहब ने सेहत सहूलत अपने सहूलत बाज़ार लगाए हुए हैं, सेहत सहूलत कार्ड बनाए हैं, फिर उसके अलावा असास प्रोग्राम के तहत गुरबा को अमाउंट मिल रहा है, उसकी भी आपके पास होगी। खान साहब का मकसद ये है जी कि हम जैसे जो थोड़े से वाइट कॉलर हैं वो अगर इस वक्त थोड़ा सा अगर साथ देते हैं, क्योंकि पिछली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से जिस दिवालिया जो निकला हुआ है हमारे कंट्री के इन मुश्किल हालात में, एक बंदा अगर ये जो कुछ कर भी रहा है, मैं ये समझती हूँ कोई भी दूसरा लीडर इतने से
मुख्तसर अरसे के अंदर वो इतना अपनी आवाम और गाँव के लोगों के लिए नहीं कर सकता जो स्टेप्स खान साहब ने उठाएँ। अगर एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ उन्होंने ये सहूलियात भी दी हैं। सब्सिडीज़ कितनी मिल रही हैं हुकूमती लेवल पर, यंग जनरेशन के लिए वो कर्ज़े दिए जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अकोमोडेशन का जो किया है, सस्ती रिहाइश जिसको कहते हैं वो किया है। फिर उन्होंने गुरबा के खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं और क्या कुछ कर सकते हैं, स्पेशली उन हालात में जब ख़जाना भी खाली हो और फिर ऊपर से ये शख्स जो ही आया है इस कंट्री के अंदर, कोविड ने कितने मसाइल पैदा किए हुए हैं। ये तो एक रब की तरफ से आने वाली वबा है, ये खान साहब तो लाए नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि कंपनसेट करने के लिए खान साहब ने जो इकदाम उठाए रियली जो कोई और लीडर नहीं कर सकता इन मुश्किल हालात में। इसी बात से आगाज़ करेंगे, आपका मौक़िफ़ मैं लूँगा, लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। तो नाज़रीन हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का यहीं से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर समीरा महतूब साहबा, जिस तरह के मैंने क्वेश्चन किया था कि आटा चावल सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, आपने उनका मौक़िफ़ सुना, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं तो सारी दुनिया जो कह रही है मैं तो उसी की तायीद कर रही हूँ। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब जाते हैं, देखिए जी, हम अगर 2 टाइम का खाना खाने वाले लोग हैं तो 1 टाइम पे आ गए। इसी तरीके से हुआ और बहुत सारी चीज़ें लोगों के अप्रोच से बाहर हो गई। तो ये कौन सी ये लीडराना बात थी कि हमारी आवाम भूखी हो गई, हमारी आवाम भूखी रोने पे और बददुआएं देने पे आ गई। तो कौन सी चीज़ें डॉक्टर साहब ने आपको, अपना राबिया साहबा ने आपको बताई हैं? मैं उसे उधर आती हूँ, मैं सारा कुछ आपको बताती हूँ। मुझे ये बताएं, हमारी अजमत से या मेरी अजमत से किसी का पेट भरेगा? उन्हें सहूलियात मिलेंगी? सहूलियात जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने सस्ते बाजार लगाए हैं, सेहत सहूलत कार्ड दिए हैं, पहले भी लगा करते थे, जुमा बाजार लगा करते थे, इतवार बाजार लगा करते थे, सब कुछ हुआ करते थे, जो सहूलतें मुहैया करते हैं। अब आप मुझे प्लीज पहले, हाँ, उसकी वजह ये है, मुझे ये बताएं, इतवार बाजार पहले भी लगा करते थे, लगा करते थे, सब्सिडीज किसानों को दी जाती थी। इस तरीके जैसे अब आटे और चीनी का बहरान हुआ, सब्सिडी भी दे दी, ये चीज़ें एक्सपोर्ट भी हो गई और फिर इंपोर्ट भी हो गई। किन की जेबें भरी? अवाम की जेबों से अरबों रुपया निकल गया, जेबें अपने पैरों की भर गई। इसी तरह ही हुआ ना। बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी यकीनन बेरोजगारी बढ़ी, भूख नंग बढ़ गई, लोग सर्दियों में, और लोगों को बेछत कर दिया गया, लोगों को घर देने थे वो बेघर कर दिया गया। तो वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा अच्छा एक प्लान दिया है, आप उसके बारे में क्या कहती हैं? मैं कह रही हूँ कि हम अब 3रा साल होने को है, प्लान ही सुन रहे हैं, कहीं इम्प्लीमेंटेशन भी हुई, यही सुन रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। बाकी ये कोविड का जो बहाना है, कोविड के आने से पहले हमारा जीडीपी जो मुस्लिम लीग नून 5.8 पे छोड़ के गई थी, ये 1.4 पे आ चुका था। उसके बाद कोविड शुरू हुआ था और अब तो खैर नेगेटिव में जा रहा है। और कोविड के हम कहें कि हमारी मईशत पे उसका बड़ा असर पड़ा है। कोविड के जो क्या अखराजात किए इन्होंने, क्या डॉक्टर्स पे अखराजात किए? क्या डॉक्टर्स को इन्होंने सहूलियात और फैसिलिटीज़ मुहैया की जो कोविड के अगेंस्ट थी? बिल्कुल भी नहीं। मैं एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बात प्रूफ कर सकती हूँ, डॉक्टर्स को कहीं कोई सहूलत नहीं दी गई। किसी अस्पतालों में हम पहले दिन से चीख रहे थे, आप आइसोलेशन वार्ड्स अगर कोविड के बना रहे हैं तो वो पूरे हॉस्पिटल के अंदर वार्ड ना बनाएं, उसको आइसोलेट कर दें। लेकिन अस्पतालों के अंदर वो वार्ड उसी तरीके से कायम रहे। क्या पॉलिसीज
मिल बैठने से जब हमारी अपनी कायमा कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती थी, और हम ये जब फरवरी में पिछले साल जब ये स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले यही मशवरा दिया था कि ये एक डेंजरस वायरस है जो बाकी ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका है। अभी हमारे मुल्क में ये एंटर नहीं हुआ। हमें अपने, और हम पुअर पीपल हैं, पुअर कंट्री है, हम अपने एहतियाती तदाबीर को पहले से स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि हम वो चीज़ें मुहैया जब करने के काबिल नहीं है, हम एहतियात तो कर सकते थे। आज भी जो आइसोलेशन वार्ड है पूरे जनरल हॉस्पिटलों के अंदर है, वहाँ से ये स्प्रेड होने के ख़तरे, ये तो अल्लाह की एक रहमत है जिसने हमें बाकी ममालिक से बहुत बेहतर रखा। उसकी मैं वजूहात भी बताती हूँ, क्योंकि हमारे इधर जो फैमिली प्लानिंग सिस्टम है वो कामयाब नहीं है। हमारी 60% यूथ है, इसी तरीके से है ना। और जो फैमिली प्लानिंग करने वाले यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे 60% ओल्ड पीपल हैं, जिनमें बहुत पुरानी अपनी बीमारियों का शिकार वो हो चुके होते हैं, पुरानी लंग्स डिजीज़ होती हैं, ड्रिंकर्स होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि वो 60% है उनके ओल्ड, और वो एक्सपायरीज भी इसी वजह से, हालांकि वो अफोर्ड कर सकते थे। हमारे तो इधर प्रॉपर टेस्ट भी नहीं हुए, टेस्टिंग का सिस्टम भी प्रॉपर नहीं हुआ। अब तो कोई टेस्ट हो भी नहीं रहे, और एक फेक सी फिगर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम, मतलब आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सकी? कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि पीडीएम के क्या इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं इख्तलाफात, क्या बताएंगे आप इस बारे में? बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं चल रहे। अच्छा। और यूनाइटेडली ये 10 जमातों की से मिल के ये पीडीएम एक जो बना हुआ है इलाहाक, ये बिल्कुल अपने प्लानिंग के मुताबिक बिल्कुल स्ट्रॉन्गली चल रहा है। इसमें दरारें क्रिएट करने की कोशिश हमेशा जो होती है किसी भी चीज़ को नाकाम बनाने के लिए, वो फेक कोशिशें तो होती रहती हैं, बातें भी निकलती रहती हैं, लेकिन हम अपने जो टाइमिंग्स और प्लानिंग्स को पैरेलल लेके चल रहे हैं, और उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, जिस हिसाब से जो टाइम हम फिक्स करेंगे, और वो बिल्कुल स्ट्रॉन्गली और बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। ऐसा कोई इसमें कोई दरार नहीं है। जी राबिया बशीर साहब, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मेरा तो ख्याल है कि ये जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं, सबसे पहले तो मैं इनकी एक पहले जो बात है माज़रत के साथ, इन्होंने ये कोविड के हवाले से बताया कि कोई इंतज़ामात नहीं है। ऑन द अदर साइड ये ख़ुद ही कह रही हैं कि हमारे कंट्री के अंदर इस वबा ने ये कम असरअंदाज हुई है। मेरा ख़्याल है कि वहाँ पर कुछ इंतज़ामात थे तो ये ऐसा हुआ है, क्योंकि ये एक रीज़न कि वहाँ पर एजेड ज़्यादा थे, ओवर 60 थे, तो इस वजह से हो गया है। यहाँ पर जंग है तो ऐसा नहीं, यहाँ पर भी हैं, हर एज के लोग यहाँ पर भी हैं, दूसरी जानब भी हैं, इंतज़ामात भी ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह। उसके अलावा भी क्वारंटाइन सेंटर हमारे जो हैं वो खुले हुए हैं, प्रूव्ड हैं, लिखा हुआ है बाहर। बहुत सारी पब्लिक जो है वो उनमें भी होती है, और कुछ लोग जिनको अगर ये उनके लिए बेहतर सोचा जाता है कि उनको वहाँ पर रख दिया जाए तो हम शिफ्ट करते हैं उनकी विलिंग के साथ, जो फैमिली उनकी होती है। अदरवाइज़ बहुत सारे सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं और उनको मेंटेन रखा हुआ है, बहुत वर्किंग हुई है। और अवेयरनेस के लिए हमारी टाइगर फोर्स है जो जगह जगह पर छापे मारती है, मार्केट्स में करती है, जितनी भी गैदरिंग वाली जगह है वहाँ हमारे टाइगर फोर्स के लोग बाकायदा जाते हैं और उनको गाइड भी करते हैं, और समटाइम्स उनको फ़ाइन का भी थोड़ा सा ज़रा देते हैं ड्रावा सा, ताकि वो ज़रा पंक्चुअल रहें। तो बाकी ये आपका ये सेकंड क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन मेरा ये था कि पीडीएम में इख्तिलाफात पाए जाते हैं। आ रही हूँ, मेरा ख्याल है मुझे इसके ऊपर वो कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली पूरी आवाम देख रही है, क्योंकि इनका जो पहला ही जलसा हुआ है उसके अंदर भी हक़ाइक़ सब ने देखे हैं। देखें, ये वो पुराना ज़माना नहीं है कि हम लोग बयान दे के किसी चीज़ की सच्चाई बताने की कोशिश करें। ये सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है। आई एम थैंकफुल टू, मैं सोशल मीडिया को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि वो रियलिटी सामने ले आते हैं।
तो अब जो जलसा फर्स्ट टाइम ही हुआ, जो कि बहुत जोशो खरोश से होना चाहिए था, वो भी आप सबने देख ही लिया है उसका क्या था और किस एंगल से दिखाने की कोशिश की गई। स्टिल उसके अंदर बहुत सारी बैकग्राउंड पे खूबसूरत सी तस्वीरें बड़े बड़े धरनों की लगा के आगे फ्रंट पे तस्वीरें लगा के उसको प्रूव करने की कोशिश की गई। और उसके अलावा यूनिटी जो है वो भी मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। इत्तेहाद भी ख़तरे में है। अच्छा। और कोई ऐसी यूनिटी सो फार नज़र नहीं आ रही है। आपस में अंदर ही ग्रुपिंग हो रही हैं, कुछ पार्ट्स आज इनके साथ बैठ रहे हैं तो कल वहाँ बैठ रहे हैं, ताने बाने बुन रहे हैं, जहाँ पर सिक्का जम गया वहीं। अपने अंदर के इत्तेहादियों की तो फिक्र कर ले पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाह रही हूँ। सोशल मीडिया ही तो दिखा रहा है, जो मीडिया हमारे टीवी वगैरह जो कतगन जो इन्होंने उन पे लगाए हुए पाबंदियां लगाई हुई हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं दिखा रहे। ये सोशल मीडिया नहीं है कि आपने मीडिया का बहुत बुरा हाल किया। सोशल मीडिया इसी हमारे जलसों को दिखाए, सोशल मीडिया रहा है। सोशल मीडिया ही तो दिखा रहा है। 600 बंदे निकल गए, ठीक है, और 6000 अखबार बंद हो गए, और भी बहुत सारे मामलात हैं। अभी बहुत सारी बेरोजगारी है, ये तो रोजगार देना था इन्होंने, बेरोजगारी बढ़ा दी इन्होंने। उनके एम्प्लॉइज थे तो वहाँ पर ये पैसा ज़ाया नहीं हो रहा, वहाँ पर कंट्री के साथ नाइंसाफ़ी अवाम के साथ नहीं हो रही है कि एक जगह पर जितना रिक्वायर्ड स्टाफ चाहिए अगर उससे बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हैं तो वो कहीं भी अगर हैं तो मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। कहीं भी बेहतरी ज़्यादा नहीं होता, काम आप ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंडली एक और मैं ये कहूँगी कि मीडिया के साथ जो भी है, अगर मीडिया समझता है कि खान ने उनके साथ से रियली खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है, उसे पता ही नहीं होता। कुछ सर्टन लोग हैं जो पहले की तरह मुस्तफीद होना चाह रहे थे। अब ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की तरह तो हम लोग नहीं ना कर सकते, नवाज तो जो इस तरह से नाराज हैं, हाँ, तो वो उसमें इमरान खान साहब हम चाहते हैं कि मुस्बत सहाफत होनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी और कतगन नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देखें ना, ये जलसों की बात करती हैं कि जी वो नाकाम रहे। ये अगर टीवी पे की हद तक इन्होंने पाबंदियां लगाई ये शो करने के लिए कि ये नाकाम रहे, लेकिन लोगों अब तो लोगों को किसके पास ये नेट नहीं है, मुझे ये बताएं। अब वो वक्त नहीं है कि कहीं से भी आप कोई चीज़ छुपा लेंगे। हर बंदा के पास, गरीब से गरीब के पास, हर किसी के पास नेट है। तो वो हमारी जो एक अजीम बहना ऊपर बैठी हुई है, उनकी एक वो तस्वीर के आगे तस्वीर लगी और पीछे किसी और के जलसों का वो बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया, ये स्ट्रॉन्ग नेट नहीं है नहीं, ये प्रोपेगेंडा करने से तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हमारे प्रोग्राम का करने से तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। ये जो ये टास्क फोर्स का इन्होंने जिक्र किया, टाइगर फोर्स जी, टाइगर फोर्स को ये क्या एक्सप्लेन करेंगी? उसका रोल क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसका कोई बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो कुछ एग्जिस्टेंस रखती है या नहीं? ये हमने ये कौन सा ये एक फोर्स तैयार कर ली है। आपका क्वेश्चन आ गया, ये हमने सेव कर लिया, अगली दफा इसका जवाब मिलेगा क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। अच्छा, आप मैं इसका जवाब अभी एक्सप्लेन करने लगी थी, बस दो अब हमें सेंटेंस में ये बता दीजिए, 2 साल कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप मुतमईन हैं? ऑब्वियसली मैं मुतमईन हूँ क्योंकि मैं उस पार्टी के अंदर बैठी हुई हूँ और मुझे रियलिटी मालूम है कि ये लीडर क्या सोच रहा है, इसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इसका अपनी मिट्टी अपने वतन से प्यार क्या है और ये अपनी आने वाली नस्लों के लिए करना क्या चाह रहा है। अब देखिए, ये नाइंसाफ़ी है। अगर आप ये क्वेश्चन करें कि 2 सालों में, 2.5 सालों में, 2.25, इवन अगर 5 साल भी गुजर गए, तो मैं नहीं समझती कि ये क्वेश्चन वैलिड होता है इमरान खान के लिए कि 30, 40, 50, 60 सालों से अगर डिस्ट्रक्शन हुई है कहीं पर, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में 2 साल भी आप किसी को ना दें, 3 भी ना 10 साल से तो आप लोग भी इक़्तिदार में हैं, केपीके में भी थे, जैसे भी थे आप, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ। एक मिनट, मौक़िफ़ आपका लेना है, बहस इस पे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कर लेंगे। आपका क्या मौक़िफ़ है जी, 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कैसी रही? बिल्कुल सिफर,
मुल्क को ऐसे नहज पे पहुंचा दिया है जहाँ पे इरिवर्सिबल होता जा रहा है। उसकी मईशत, उसका हम इन्हें 5.8 GDP रेट पे देके गए थे। क्या उस वक्त लोग इतने बदहाल थे जो अब है? सही। हमारा गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह फिर भी चलेगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, दोनों को ज़हमत देंगे। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी नाज़रीन, आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर समीना मतलूब कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रही, और राबिया बजरी साहिबा ने कहा है कि हम अपने लीडर की 2 साल कारकर्दगी से मुतमईन हैं। आप भी हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।